स्कूल की किताबों में वास्को डी गामा की कहानियां इस तरीके से लिखी गई थी कि उन्हें पढ़कर विद्यार्थियों को वास्को डी गामा का असली इतिहास कभी पता ही नहीं चला। मेरी तरह आपने भी यही पढ़ा होगा कि वास्को डी गामा ने भारत तक पहुंचने की समुद्री रास्ते की खोज करके इतिहास रचा था, पर आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि उसी वास्को डी गामा ने भारत में आकर कितने सारे कत्ले आम किए थे। वो इंसान इस कदर तक मक्कार था कि जिस राजा ने उसका भारत में स्वागत करके व्यापार करने की इजाजत दी थी, उसी राजा को मारने से पहले उसने एक पल भी विचार किया नहीं। दुर्भाग्य है इस देश का जहां वास्को डी गामा के नाम ढेर सारे स्मारक हैं और यहाँ तक एक शहर का नाम भी उसी के नाम पर रखा गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिविका। वास्को डी गामा की खूनी हकीकत सुना रही हूँ आपके अपने चैनल पर, जिसे कहते हैं मराठा एम्पायर द हिस्ट्री टीवी। लोगों के बीच ये गलत फहमी है कि वास्को डी गामा ने बाहरी देशों को भारत तक पहुँचाने के लिए समुद्री रास्ते की खोज की थी। दरअसल उसके आने से पहले सैकड़ों साल से अरब और अफ्रीकन देशों की व्यापारी उस रास्ते यातायात कर रहे थे। यूरोपियन लोगों को वो बात पता नहीं थी। इस बात का सबूत यही है कि 1490 से 1000 साल पहले ही कई सारे यहूदी और क्रिश्चियन लोग भारत में बस चुके थे। यूरोपियन लोगों ने तो साउथ अफ्रीका के सिरे पर बसे केप ऑफ गुड होप इस बंदरगाह की खोज की थी। अफ्रीका तक पहुंचने का मार्ग ढूंढना ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, पर वहां से भारत तक पहुंचने के पीछे जो मनगढ़ंत कहानी रची गई वो पूरी तरह से गलत थी। दरअसल उस वक्त यानी साल 1462 के साल में बार्टोलोमू डायस नामक पुर्तगाली नाविक ने यूरोपियन लोगों को अफ्रीका खंड के दक्षिण सिरे से अवगत कराया था। तब भी बहुत सारे नाविक भारत तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ ही रहे थे। ऐसे में जब वास्को डी गामा अपने सफर पर निकला तब केप ऑफ गुड होप से होते हुए मालिंदी पहुंचा। आज के दौर में मालिंदी केन्या में है। वहां उसे कुछ ऐसे लोग व्यापार करते हुए दिखे जो मूलतः अफ्रीका के नहीं थे। जानकारी लेने के बाद उसे पता चला कि केन्या के मालिंदी में जो लोग समंदर के रास्ते आए हुए हैं वो और कोई नहीं बल्कि भारतीय हैं। इसके बाद 14 अप्रैल 1498 के दिन वास्को की मुलाकात एक गुजराती व्यापारी कांजी से हुई। भारत के किनारे तक छोड़ने के लिए वास्को ने कांजी को 50 स्वर्ण मुद्राएं दिए और 20 मई 1498 के दिन वास्को ने भारत के किनारे बसे कप्पड़ इस बंदरगाह पर कदम रखा। कप्पड़ बंदरगाह कलिकत नगर में था। उन दिनों वहां समुद्री नामक राजा राज्य करता था, जिसे झुमोरियन इस नाम से भी जाना जाता है। मूलतः नायर समाज के उस राजा ने वास्को डी गामा का जोरदार स्वागत किया। पुर्तगाल लोगों का पहला मकसद व्यापार ही था, पर वे लोग पूरे पृथ्वी को अपने पुरखों की जागीर समझते हैं। जिस इलाके पर उनका शासन तक नहीं होता, उस इलाके पर पुर्तगाल से गवर्नर नियुक्त होता था। जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज में पूरा दक्कन और सहाद्री मराठों का था, पर फिर भी यूरोपियन लोग इस इलाके पर अपने अपने गवर्नर भेजते थे। यूरोपियन देश में चीन और भारत का माल अरब देशों से होता हुआ जाता था। इस कारण से यूरोप तक पहुंचते पहुंचते उस सामान का भाव बढ़ जाता था। खास रूप से भारत के मसाले और चीन की चाय यूरोप में लोकप्रिय थी, पर उनका दाम बहुत अधिक होता था। अरब देश ढेर सारा टैक्स वसूलते थे। यूरोप के ज्यादातर देश अरब देशों को अपना दुश्मन भी मानते थे। इस कारण से उन्होंने व्यापार के नाम पर भारत और अरब के बीच का अच्छा रिश्ता बिगाड़ने की कोशिश की। अरब देशों से भारत के मीठे संबंध थे। यही बात पुर्तगाल को पसंद नहीं थी। उनका कहना था कि भारत का माल समंदर के रास्ते से यूरोप तक आसानी से पहुंचे। कलिकत के राजा को इस बात से भी कोई आपत्ति नहीं थी,
पर उन्हें तब दिक्कत आने लगी जब पुर्तगाल नाविक समुद्री राजा को अरब से व्यापार करने को रोकने लगे। सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि भारत के राजाओं ने यूरोपियन लोगों को भारत में बसने क्यों दिया। इसका जवाब है टेक्नोलॉजी और टैक्स। वास्को डिगामा सान गाब्रियल इस 120 टन वाले जहाज से आया हुआ था। उस जहाज में बड़ी बड़ी तोपें और हथियारे भी थे जिसे भारत के लोगों ने कभी देखा नहीं था। वास्को डिगामा के साथ जो सैनिक थे उनमें अनुशासन भी था। साथ ही वे लोग सोने के रूप में टैक्स देने को राजी भी हो गए थे। इस नीति के कारण भारत के लोगों ने यूरोपीय लोगों को अपने कस्बे बिठाने की इजाजत दे दी थी। वास्को डिगामा ने अपने साथ लाई हर चीज समुद्री राजा को दिखाई, पर एक चीज उसने छुपा के रखी। पुर्तगाल से निकलते वक्त पापल बुल नामक क्रिश्चियन धर्म गुरु ने वास्को को जितना हो सके उतना धर्म का प्रचार करने की हिदायत दी थी। इस वजह से आपको वास्को डिगामा की तस्वीर में गले में लटका हुआ क्रॉस दिखेगा। व्यापार करना उसका पहला मकसद था, तो दूसरा मकसद धर्म परिवर्तन करना था। ठीक वैसे ही जैसे एक जमाने में कोलंबस ने अमेरिका में जाकर किया था। अब खुद जीसस तो अमेरिका गए नहीं थे, पर पूरा का पूरा देश क्रिश्चियन कैसे बन गया? ये कारनामा कोलंबस ने वहां के रेड इंडियंस को मार कर किया था। असली अमेरिकन काले लाल रंग के हैं। आज के वक्त उनकी आबादी 3% भी नहीं है। वास्को डिगामा ने लगभग 101 दिन कलिकत में गुजारे। उसके बाद 29 अगस्त 1498 को वो अपने देश लौट गया। जाने से पहले उसने कप्पड़ इस नगर में खुद की याद में एक स्तंभ खड़ा किया। उसे आज भी भारत सरकार ने संभाल के रखा है। वास्को के चले जाने के बाद साल 1500 में पेड्रो काब्रल कलिकत आया। उसने समुद्री राजा के सहमति से एक फैक्ट्री कलिकत में खोली। उस फैक्ट्री में भारत का माल संभाल कर रख कर किसी एक दिन यूरोप भेजा जाता था। कलिकत की फैक्ट्री एक लाइट हाउस जैसी थी। उसे देखकर पुर्तगाल से आए लोग वहां रुकते थे और फैक्ट्री का सामान अपने देश लेकर जाते थे। कलिकत के उस केंद्र पर कुछ अरब के व्यापारी भी आने लगे। ये देखकर पेड्रो काब्रल ने समुद्री राजा को उन्हें भगाने को कहा। अब एक राज्य का राजा बाहर से आए एक मामूली इंसान की बात क्यों मानेगा? समुद्री राजा ने पेड्रो कब्राल को सीधे सीधे मना कर दिया और इस छोटी सी बात ने भारत का पूरा इतिहास बदल दिया। उस दिन के बाद पोर्तुगीज के असली इरादे भारत के लोगों ने देखना शुरू किए और छत्रपति शिवाजी महाराज के आने तक सिर्फ देखते रह गए। अरब के विषय को लेकर पेड्रो काब्रल और समुद्री राजा के बीच तनाव बढ़ा। इसका ये नतीजा निकला कि पेड्रो काब्रल ने कलिकत नगर और बंदरगाह पर टोपे दागे। इसका ये मतलब था कि मात्र 3 साल के भीतर पुर्तगाल ने अपना असली रंग दिखाया। समुद्री राजा ने किसी भी हालत में पेड्रो काब्रल की एक नहीं सुनी। इसके बाद पेड्रो काब्रल ने एक युक्ति चलाई। उसने सोचा कि अगर वो समुद्री राजा के किसी दुश्मन राजा के पास जाएगा तो वहां उसकी दाल जरूर गलेगी। पेड्रो काब्रल की चाल कामयाब हुई और कोच्चि के राजा को उसने अपने पक्ष में कर लिया। अब आपको ये भी सोचना है कि पुर्तगाल के हाथ गोवा कैसे आ गया। इसका सीधा जवाब ये है कि उस वक्त मालाबार इलाके पर किसी एक राजा का शासन नहीं था। मालाबार पर अतिक्रमण करने के बाद पुर्तगीज गोवा गए थे। 1502 में वास्को डिगामा दोबारा भारत तो लौट आया, पर इस बार उसने अफ्रीकी राजा की मदद से पूरा का पूरा अरब समंदर और हिंद महासागर पर एक क्षत्रिय शासन लागू किया। 1502 के बाद पूरा समंदर पुर्तगीज के नाम हो गया। ये कारनामा वास्को डिगामा ने अपने बल पर किया था। इस समंदर अतिक्रमण का नतीजा ये निकला कि कोई भी जहाज पुर्तगाल के इजाजत के बिना समंदर में तैर नहीं सकता था।
इसका सीधा मतलब ये भी था कि अफ्रीका से लेकर भारत तक के सभी बंदरगाह पर पुर्तगालीज अप्रत्यक्ष शासन लागू हुआ। वास्को डिगामा को ये बात पता चल गई कि समुद्री राजा उनके इजाजत के बिना अरब देशों से व्यापार कर रहे हैं। इस बात को टशन देते हुए वास्को डिगामा ने कलिकत के अगल बगल वाले बंदरगाह को निर्देश दिए कि उनकी इजाजत के बिना अरब का एक भी जहाज यातायात नहीं कर सकता। कलिकत से एक जहाज अरब के लिए प्रस्थान कर रहा था। उसमें 400 यात्री सवार थे। जैसे ही कलिकत से वो जहाज अरब के लिए निकला, वैसे ही वास्को डिगामा भी भटकल इस बंदरगाह से हथियार और तोप लेकर निकला। कलिकत से निकला हुआ जहाज देखकर वास्को डिगामा अपने सैनिक के साथ अंदर घुसा और लूटपाट करके पूरा जहाज जला दिया। उस वक्त 400 में से 380 लोग जिंदा जल गए। उसके बाद वास्को ने पूरा कलिकत बंदरगाह बर्बाद कर दिया। वास्को डिगामा भूल गया कि इसी भारत की जमीन पर उसने पहली बार कदम रखे थे। कलिकत बंदरगाह पर हुए आक्रमण का जवाब देने के लिए समुद्री राजा ने 800 लोगों को अपने जहाज के साथ भेजा। उन सभी लोगों को वास्को डिगामा ने पकड़ लिया और इस बार सभी 800 लोगों के नाक और हाथ काटकर जहाज को जला दिया। इस तरीके का दुर्व्यवहार करने के बाद वास्को डिगामा कोचीन गया और वहां के राजा के साथ अपने संबंध सुधार कर पुर्तगीज के लिए भारत आने का रास्ता खोल दिया। वास्को डिगामा के पास उस वक्त की सबसे बड़ी नेवी और नाविक थे। उनके जहाज भी आकार में बहुत बड़े होते थे, जिसका सामना समुद्री जैसा छोटा राजा नहीं कर पाया। मात्र 10 साल में पुर्तगाल ने भारत के बड़े बड़े शहरों पर आक्रमण करके भारत के समाज को दूषित किया। देखते देखते पूरा गोवा पुर्तगीज ने हड़प लिया। 1500 से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज का शासन लागू होने तक, मतलब करीब करीब 150 साल पुर्तगीज ने पश्चिमी दक्षिणी भारत के समंदर के किनारे बसे शहरों पर मर्यादा के बाहर जाकर दुर्व्यवहार किए। जैसे कि हमने बताया कि वास्को डिगामा को एक नसीहत देकर भेजा गया था। उस नसीहत को अंजाम देने के लिए पुर्तगीज सरकार ने अलग अलग तरीके आजमा कर देखे। जैसे कि हिंदू मुस्लिम के लिए अलग टैक्स होता था और क्रिश्चियन के लिए अलग। हिंदू मुस्लिम खुले में भगवान की उपासना नहीं कर सकते थे। ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू और मुस्लिम लोग क्रिश्चियन बन जाएं, इसके लिए टैक्स में छूट मिलने लगी। शेंडी टैक्स पर हमने अलग से वीडियो बनाई थी, जिसके अंतर्गत हिंदू लोग सिखा नहीं रख सकते थे। याद रखिए, गोवा एकमात्र राज्य है जहां मुस्लिमों को हिंदुओं के समान यातनाएं मिली थी। ना ही हिंदू मंदिर जा सकता था और ना ही मुस्लिम मस्जिद जा सकता था। पुर्तगीज ने गोवा के लोगों को कैसे बांटा, इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि पुर्तगीज सरकार ने 18 पुराणों की नकल करते हुए क्रिश्चियन पुराण मराठी में लिखा था और उसका खूब प्रसार भी किया था। ऐसी तमाम बातें जानने के लिए हमारे चैनल मराठा एम्पायर द हिस्ट्री टीवी को अभी सब्सक्राइब करिए। पुर्तगाल ने 150 साल भारत के लोगों को परेशान किया। आखिरकार उन सभी बातों का बदला अकेले छत्रपति शिवाजी महाराज ने लिया।